हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, डेटर्स मेथड। और डेटर्स मेथड में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी से सेटल हो जाएंगे सो दैट हम लोग स्टार्ट कर पाएं, अपनी लर्निंग में एक नई एडिशन कर पाएं। ठीक है, अभी तक हमने सीखा था डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो हम ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा। रेडी? चलिए, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या नेचर है? रियल अकाउंट। हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट। बेटे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट और ये रियल अकाउंट होता है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स जब ब्रांच के पास आएंगे तो डेबिट हो जाएंगे, जब गुड्स ब्रांच से जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। बताएं बेटे, यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताएं। हाँ जी, आइए बेटे, एक बात ध्यान रखेंगे, स्टॉक क्या है? एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। जब भी ब्रांच के पास गुड्स आए तो आपने डेबिट कर देना है। तो गुड्स कैसे आएंगे? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डालेंगे नोट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट is to be prepared at इनवॉइस प्राइस। ब्रांच स्टॉक अकाउंट कौन से प्राइस पर बनेगा? इनवॉइस प्राइस पर बनेगा। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस, तो यहां लिखेंगे एट इनवॉइस प्राइस। यहां लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, अगर कैश सेल होती है तो बाय ब्रांच डेटर्स if there is credit sales। ठीक है, हाँ जी। गुड्स आएंगे तो डेबिट, तो गुड्स आए तो हमने डेबिट कर दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और गुड्स गए तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर हमने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना है। ठीक है, नोट नंबर 1 ये था, नोट नंबर 2, इट मे हैपन दैट गुड्स
may be sold, it may happen that goods may be sold by the branch at a price more than or less than the invoice price. ऐसा हो सकता है कि ब्रांच ने गुड्स को सेल कर दिया और जो प्राइस चार्ज किया वो इनवॉइस प्राइस से डिफरेंट था। ठीक है। नाउ इफ गुड्स आर सोल्ड at a price more than invoice price, अगर ऐसा हुआ कि आपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर सेल कर दिया, और दूसरा इफ गुड्स आर सोल्ड at a price less than invoice price, अगर गुड्स आपने लेसर प्राइस पर सेल कर दिए तो बेटे ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेते हैं इफ गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस मोर देन इनवॉइस प्राइस। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं। एक छोटा सा ब्रांच स्टॉक बना के दिखा रहा हूं और आप इसे परसीव करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स का प्राइस था 1200, ये इनवॉइस प्राइस था। गुड्स आए इनवॉइस प्राइस पर और यहां पर सेल कर दिया ब्रांच ने एट प्राइस 1250। मुझे बताएं कि आपके इस डिफरेंट प्राइस की वजह से आपके स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? सोचें और बताएं। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस था 1200 और हमने सेल कर दिए 1250 पर। क्या आपको लगता है कि स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आ गया? कितना डिफरेंस आ गया? 50 रुपीस। अब बेटे इस डिफरेंस को अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारे स्टॉक अकाउंट में बैलेंस आता रहेगा। स्टॉक में बैलेंस आने का मतलब होता है कि स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तो स्टॉक सेल कर दिया। अब इसे टैली करवाने के लिए मुझे डेबिट साइड में एक एंट्री डालनी पड़ेगी, डेबिट साइड में एक 50 रुपीस की एंट्री डालनी पड़ेगी और इसे हम बोलेंगे सरप्लस प्राइस। क्या बोलेंगे? सरप्लस प्राइस। तो अगर गुड्स सोल्ड किए जाते हैं एट अ प्राइस मोर देन इनवॉइस प्राइस तो आपको एक डेबिट साइड पे एंट्री डालनी पड़ेगी, दैट इज सरप्लस प्राइस। अब आइए, अब हम चलते हैं ऊपर अपने ब्रांच के स्टॉक अकाउंट पर। टू सरप्लस प्राइस। ऐसा कब होगा? अगर आपने कभी सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा ले लिया। ठीक है, नीचे आइए। हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट।
अगर आप गुड्स को सेल करते हुए प्राइस को रिड्यूस कर दो तब हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और अगर आपने गुड्स सेल कर दिए और बाद में आप डेटर से पेमेंट लेते हुए डिस्काउंट देंगे, देन दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। बेटे कैश डिस्काउंट जाता है डेटर्स के अकाउंट में, क्योंकि वो डेटर्स को दिया जाता है। सेल करते हुए जो डिस्काउंट हम देते हैं उस ट्रेड डिस्काउंट को नॉर्मली हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन यहां पर हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहां लिखेंगे ब्रांच स्टॉक। अब देखिए बेटे, गुड्स आए, गुड्स सेंट टू ब्रांच 1200, बाय सेल 1100। आपने गुड्स सेल कर दिए 1100 की। अब इससे होगा क्या? अगर मैं अपना अकाउंट टैली करता हूं तो यहां पर 100 रुपीस का बैलेंस आ जाएगा, जो कि गलत है। मेरे पास 100 रुपीस का स्टॉक बचा ही नहीं। ठीक है, इसे एडजस्ट करने के लिए मुझे यहां पर एक 100 रुपीस की एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है, इसे बोला जाता है अलाउंस वाइल इनवॉइसिंग। ट्रेड डिस्काउंट को हम बोलते हैं अलाउंस वाइल इनवॉइसिंग। ठीक है ना, आइए इसे ऊपर दिखा दें। बाय अलाउंस वाइल इनवॉइसिंग, ये दो एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। ये कब करते हैं? अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन इनवॉइस प्राइस। ऑपोजिट सिचुएशन है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सरप्लस या अलाउंस की बात आएगी ही आएगी। देयर इज नॉट अ कंपल्शन, बट यही तो सीखने की बात है कि जब ये आएगी तो स्टूडेंट गलती करेगा। तो इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसे हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी, मैंने सेल कर दिया, हो सकता है कस्टमर गुड्स रिटर्न कर दे, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न्स। यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। बताएं ये कौन से गुड्स हैं? वेरी गुड, रिटर्न्स। अच्छा जी, यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। हम इसके बारे में बाद में डिटेल्ड डिस्कशन फिर से करेंगे कि कभी कभी हमारे गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं और वो लॉसेस या तो नॉर्मल होते हैं या फिर एबनॉर्मल होते हैं। बट डेटर्स मेथड में नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ब्रांच अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती, जो चाहिए केवल वही रिकॉर्ड होती हैं। और अगर हम वर्किंग नोट्स में अकाउंट बना रहे हों तो फिर पूरा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो जाता है, फिर हर एक ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में लॉस ऑफ गुड्स दिया हुआ है तो बेटे लॉस ऑफ गुड्स को क्रेडिट साइड पे डाल दीजिए, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आएगा, उसकी मैं आपको नोटिंग करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। अब यहां लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक।
आपको रफली समझ में आ गया होगा कि गुड्स जब आएंगे तो हम डेबिट कर देंगे, गुड्स हम जाएंगे तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स नोट कराए हैं और अभी मुझे आपको कुछ और पॉइंट्स भी नोट कराने हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इफ closing balance of branch stock is given but still credit side does not tally, then ऐसा हो सकता है बेटे, मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपने क्रेडिट साइड में जो आइटम्स डालनी थी वो डाल दी, फिर भी आपका ब्रांच का स्टॉक अकाउंट टैली नहीं कर रहा। देन ट्रीट सच डिफरेंस टू बी शॉर्टेज। हम उसे क्या मानेंगे? शॉर्टेज ऑफ गुड्स। एंड शॉर्टेज is not to be shown in branch account. Point number 4. If goods are insured and insurance claim is received by the branch, अगर गुड्स इंश्योर्ड हों और इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है ब्रांच को, देन ब्रांच विल रेमिट दैट अमाउंट टू हेड ऑफिस। बेटे अगर गुड्स इंश्योर्ड थे तो फिर ब्रांच को इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच को मिला है तो वो इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच फॉरवर्ड कर देगी किसको? टू हेड ऑफिस। देखिए अब बेटे ब्रांच ने इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट हेड ऑफिस को दे दिया, तो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या बनी? गिवर। तो जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, वहां पर जब आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कैश, इसमें आप एक तो कैश से लिखते हैं, एक इसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं, इसी में जुड़ जाएगा एड इंश्योरेंस क्लेम। बेटे ब्रांच जो भी कैश हेड ऑफिस को दे वो आपने क्रेडिट कर देना है। तो समझ में आया? इसमें हमने आपको इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट भी बता दिया। ठीक है, अच्छा जी। और कौन से पॉइंट्स सर नोट करने हैं? हाँ जी बेटे, और भी पॉइंट्स नोट करने हैं हमें। पॉइंट नंबर 5, इफ गुड्स आर returned directly by branch debtors to head office, then treat it as first goods returned by
debtor to branch and then branch to head office। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कस्टमर हो ब्रांच का और गुड्स रिटर्न कर दे डायरेक्टली हेड ऑफिस को, अगर ब्रांच का कस्टमर डायरेक्टली गुड्स रिटर्न कर दे हेड ऑफिस को, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इसकी अकाउंटिंग उस केस में होगी, पहले आप ये ट्रीट करेंगे कि कस्टमर ने रिटर्न किए थे किसको? ब्रांच को। अब अगर कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर दे तो ये ट्रांजैक्शन तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आती। बिल्कुल ठीक। फिर हम ट्रीट करेंगे कि ब्रांच ने रिटर्न किए किसको? हेड ऑफिस को। तो बेटे ये वाली ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होगी। ठीक हो गया? ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि इस केस में ब्रांच को गिवर माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट। हाँ जी बेटे, हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव ही होगी। हम तो सारी बातें बताते हुए चलेंगे, सो दैट क्वेश्चन करते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब होता क्या है कि अगर मैंने आपको आधी बातें बताई तो फिर क्वेश्चन में नई नई बातें आएंगी, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट। इफ गुड्स आर सेंट बाय वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, देन अगर गुड्स एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को भेजेगी तो हम क्या ट्रीट करेंगे? देन ट्रीट सेंडिंग ब्रांच। बेटे जिस ब्रांच ने गुड्स को भेजा वो ट्रीट करेगी इसे, विल ट्रीट इट एज गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। जिस ब्रांच ने गुड्स भेजे होंगे वो ट्रीट करेगी एज गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। अच्छा जी। और जो रिसीविंग ब्रांच होगी जिसे गुड्स मिलेंगे, वो रिसीविंग ब्रांच इसे ट्रीट करेगी, ट्रीट इट एज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अब होता क्या है बेटे, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे पॉइंट्स थ्योरेटिकल हैं। मैंने इनके बारे में आपको रेफरेंस दे दिया, बाकी इनके बारे में और बातें कब करेंगे? जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग बेटे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में ही अब कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो बेटे मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 15.36, पेज नंबर 15.36। हाँ जी, पेज नंबर 15.36। बेटे ये क्वेश्चन सीए एग्जाम में आया था। ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन बीकॉम के एग्जाम में भी आया था। ठीक है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है, बहुत सिंपल भी है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सीए एग्जाम वाला क्वेश्चन है। ठीक है? सीए एग्जाम में आया था और ओल्ड कोर्स जो आपका बीकॉम का था उसमें बीकॉम प्रोग्राम में आया था, बीकॉम ऑनर्स में नहीं आया था। ठीक है?
तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एज इट इज सीए एग्जाम से लिया है मोंगा सर ने। आइए हम इसको पढ़ते हैं। वाइड स्प्रेड लिमिटेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। अब ध्यान रखना बेटे, यहां पर लोडिंग कॉस्ट प्लस 20% है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा टू इनवॉइस प्राइस। ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स। ब्रांच अपने खर्चों को मीट करती है आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ये बात अभी तक नहीं आई थी, ये बात इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, और इसका रेफरेंस मैंने सबसे पहली क्लास में ही आपको दे दिया था कि एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ब्रांच अकाउंट में कैसे होगा। अब यहां पर ब्रांच अपने खर्चों को अगर कलेक्शन में से मीट कर रही है तो खर्चों को कलेक्शन में से लेस करना पड़ेगा। एंड रेमिट्स बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस, और बचा हुआ कैश हेड ऑफिस को दे दिया जाएगा। आफ्टर विदहोल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश। कैश भेजते हुए ब्रांच 10,000 रुपीज अपने पास विदहोल्ड करेगी, रखेगी, क्योंकि कभी इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट आ गई तो हम हेड ऑफिस की वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक। ऑन 31st of March 2015 एसेट्स एट द ब्रांच वर एज फॉलोज। अब बेटे ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग डेट है, तो मेरे करंट ईयर की ये ओपनिंग डेट होगी। आगे चल के आपको पीरियड लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि ये ओपनिंग डेट है। ओपनिंग कैश इन हैंड 10,000, ओपनिंग डेटर्स 3,84,000, स्टॉक 10,80,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5 लाख। ठीक। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016। अब आपको डेट समझ में आई, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31st March 2016, तो 31st March 2015 क्या हुआ, ओपनिंग डेट। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32 लाख। करंट ईयर में गुड्स सेंड किए 1,32 लाख। आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय इट ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000। गुड्स रिटर्न कर दिए गए 72,000। अदर ट्रांजैक्शंस एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डिस्काउंट। बेटे हम डेटर्स अकाउंट तो बनाते हैं, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। रिटर्न्स दिया है, बैड डेट्स दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। बेटे ध्यान रखना, एक्सपेंसेस ब्रांच कहां से मीट आउट कर रही थी, आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट, on 1st of January 2016 branch purchased new furniture for 1 lakh for which payments were made by head office by means of check। हेड ऑफिस ने एक और पेमेंट दी है और ब्रांच ने न्यू फर्नीचर परचेज किया था। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटे। हाँ जी। On 31st March 2016, branch expenses amounting to 6,000 were outstanding। क्लोजिंग डेट पर हमारे पास, हाँ जी, क्लोजिंग डेट पर हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग हैं। कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000। Furniture is subject to depreciation at the rate of 16% per annum on diminishing balance method। Prepare branch account for the year ended 31st March 2016। ठीक है, आइए बेटे हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें हमें
वर्किंग नोट्स में ब्रांच स्टॉक भी बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर्स भी बनाना पड़ेगा, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ब्रांच का फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताएं बेटे, हम इसको स्टार्ट करें? हाँ जी, आइए बेटे मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17, ब्रांच अकाउंट। पेज 15.36। In the books of Widespread Limited, हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ वाइड स्प्रेड लिमिटेड ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016। एक तो हम बनाएंगे बेटे ब्रांच अकाउंट, दूसरा हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक, और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के साथ साथ हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। एक नया पेज लेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और ब्रांच डेटर्स के साथ साथ हम लोग बनाएंगे ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। इस क्वेश्चन में फर्नीचर अकाउंट में भी कुछ स्टूडेंट से गलती हो सकती है। हाँ जी, बना लेंगे तो मुझे बताएंगे, हम लोग कंटिन्यू करें। वाइड स्प्रेड लिमिटेड, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंसेस डालना शुरू करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग मेरे से आगे चल पाए। अच्छा जी, सर कैश इन हैंड 10,000, डेटर्स 3,84,000, स्टॉक 10,80,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 5 lakhs। इसका टोटल करेंगे, टोटल करके देखते हैं बेटे। 3,94,000 एक, 10,80,000 एक, और 5 लाख एक, 19,74,000। अब मुझे सारी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ रही है। हम क्लास में बैठे हुए होते तो स्टूडेंट से पूछ लेते। अच्छा जी, नीचे ब्रांच स्टॉक का बैलेंस डाल दें। कहां आएगा बैलेंस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000।
सर ऐसा कीजिए डेटर्स में और फर्नीचर में भी बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आइए डेटर्स में भी बैलेंस डाल दें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रांच के डेटर्स थे 3,84,000 और ब्रांच के फर्नीचर का बैलेंस था 5 लाख। मुझे बताएं क्या हम स्टॉक रिजर्व भी डाल दें? सर डाल दीजिए। अब मैं डिफरेंट पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अब तक आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। 10,80,000 इंटू क्या लिखें, 1/5 और 1/6, 1/5 और 1/6, 1/6, 1/5 कॉस्ट पर है, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,80,000 लोडिंग आ गई। गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,32 lakhs, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,32 lakhs। इसकी लोडिंग डाल देते हैं सामने। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग होगी 1/6, तो 1,32 lakh divided by 6, that will amounting to 22 lakhs। अच्छा बेटे, गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ है तो इससे ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, नीचे डाल देते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब बेटे ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप खातों को एक एक करके बनाते हैं या एक साथ बनाते हैं। आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इज अप टू यू। गुड्स रिटर्न्ड 72,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 72,000। इसकी लोडिंग यहां डेबिट में डालनी पड़ेगी। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग ऑन रिटर्न्स, और ये हो जाएगी 1/6, तो ये हो जाएगी 12,000। अच्छा जी, कैश सेल्स 97 लाख, तो यहां लिखेंगे बाय कैश। ये कैश रेमिटेंस वाला होता है और रेमिटेंस वाले कैश में लिखेंगे कैश सेल्स। अमाउंट इज 97 लाख। बच्चे कह रहे हैं सर गुड्स रिटर्न आपने नहीं लिखा। मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं, बाय स्टॉक में लिख रहे हैं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 72,000। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स 31,40,000। तो बेटे क्रेडिट सेल्स हमारे पास वहां तो आती नहीं है, स्टॉक अकाउंट में आएगी पहले तो। बाय ब्रांच डेटर्स, ये हमारे पास क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट सेल की वजह से गुड्स कम हो जाएंगे, गुड्स चले जाएंगे, और इसकी पोस्टिंग ब्रांच डेटर्स में करनी होगी। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 31,40,000। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर्स 28,42,000। तो बाय कैश 28,42,000 बाय कैश, और इसे हम ब्रांच के डेटर्स अकाउंट में भी लेकर के आएंगे और डेटर से यहां भी लाएंगे ब्रांच अकाउंट में।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,42,000। अब नॉर्मली बेटे हम इस कैश को टोटल करके बाहर निकाल दिया करते थे, बट यहां पर नहीं निकालेंगे। यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ब्रांच अपने एक्सपेंसेस कैश, सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में से करती है। तो बाद में जब एक्सपेंसेस आएंगे तो हम यहां से माइनस करेंगे और फिर हम आउटर कॉलम में इसे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 58,000। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेड डिस्काउंट या अलाउंस वाइल एडजस्टिंग होता तो स्टॉक में आता, और नॉर्मली जो आपको डिस्काउंट दिया होता है वो डेटर्स अकाउंट में आता है। तो यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट 58,000। क्या ये डिस्काउंट ब्रांच अकाउंट में आएगा? सोचिए, नहीं। रिटर्न्स बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 1,02,000। अच्छा, अगली आइटम बैड डेट्स है, मैं यहीं डाल देता हूं। उसकी सेकंड पोस्टिंग अभी करता हूं, फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, बार बार पेजेस शिफ्ट करने होते हैं मुझे। 37,000। और ब्रांच स्टॉक में ये रिटर्न्स डालनी है, तो आइए ब्रांच स्टॉक में रिटर्न्स डाल के आए। टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना है? 1,02,000। नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 8,42,000। हमने आपको बताया था ये यहां से माइनस हो जाएंगे 8,42,000, ठीक है ना। तो 97 लाख एक और प्लस 20 लाख टोटल आ जाएगा 1,17 lakhs। ऑन 1 जनवरी 2016, बेटे डेट ध्यान रखना, 1 जनवरी 2016, ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 lakh फॉर विच पेमेंट वर मेड बाय हेड ऑफिस बाय मीन्स ऑफ चेक। हेड ऑफिस से पेमेंट आई है, तो यहां लिख दीजिए टू बैंक। फर्नीचर की पेमेंट है, अमाउंट कितना है? 1 लाख। अमाउंट इज 1 लाख। क्या इसकी सेकंड पोस्टिंग करनी है? क्या इसकी सेकंड पोस्टिंग करनी है? आंसर इज यस। हमारे पास फर्नीचर अकाउंट है। अब बेटे फर्नीचर अकाउंट में चेक करेंगे कि ये वाली डेट है 1 अप्रैल 2015, और ये हमने फर्नीचर खरीदा है 1 जनवरी 2016। टू बैंक फर्नीचर 1 लाख रुपीस। बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च 2016। यहां पर कैलकुलेट होगा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन बेटे ओपनिंग बैलेंस पर तो लगेगा फुल ईयर का, तो 5 लाख के ऊपर फुल ईयर का 16% का डेप्रीसिएशन लगाएं। दैट विल अमाउंट टू 80,000 रुपीज। दैट विल अमाउंट टू 80,000। और ये जो आपने न्यू फर्नीचर परचेज किया है, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। 1 लाख का एसेट है, 16% का डेप्रीसिएशन है, तो पूरे साल का हो गया 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आगा 4,000। दिस विल अमाउंट टू 4,000। आउटर कॉलम में बेटे डेप्रीसिएशन आएगा 84,000। समझने की बात यह है कि ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रीसिएशन लगेगा फुल ईयर का, एडिशन पर डेप्रीसिएशन लगेगा ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स। तो मुझे बताएं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 6 लाख
यहां पर भी 6 lakhs माइनस 84, ये आएगा 5,16,000। 5,16,000। ठीक हो गया? हाँ जी, आगे बढ़े। हमने फर्नीचर को कंप्लीट कर दिया। ब्रांच अकाउंट पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है ऑन 31st March 2016 ब्रांच एक्सपेंसेस टू अमाउंटिंग टू 6,000 वर आउटस्टैंडिंग। तो यहां लिखेंगे टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अमाउंट दिखाएंगे 6,000। कैश इन हैंड वॉज अगेन 10,000। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू 16% डेप्रिसिएशन। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो फिर यहां लिखना है हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी तक के सभी क्वेश्चंस के अंदर मुझे स्टॉक का बैलेंस गिवन होता था, अब स्टॉक का बैलेंस गिवन नहीं है, डेटर्स का बैलेंस गिवन नहीं है। कैश का बैलेंस मुझे बताया गया है अगेन 10,000, तो ये वाला बैलेंस मैंने यहां पर पुट कर दिया। फर्नीचर का मैंने बैलेंस अभी निकाला था, वो आया था 5,16,000 रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटे, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। बताइए क्या कोई यहां पर बच क्या जाता है? यहां पर अब मेरे पास डालने के लिए बच जाता है कोई लॉस ऑफ स्टॉक। ये बताएं क्या कोई लॉस ऑफ स्टॉक क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ दिया है? नहीं दिया। तो दैट मीन्स हम इसे टोटल कर लेते हैं और टोटल करके सामने बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 10,80,000 प्लस 1,32 लाख और प्लस गुड्स रिटर्न हुए थे 1,02,000। तो टोटल हो गया 1,43,82,000 माइनस 72 लैक्स एक, नहीं 72,000 के गुड्स रिटर्न एक, क्रेडिट सेल 31,40,000 एक, और कैश सेल यहां लिखनी रह गई है बाय कैश सेल। कैश सेल कितनी है? 97 लाख, तो माइनस 97 लाख। तो मेरे पास स्टॉक बचता है 14,70,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,70,000। ऊपर आएंगे, स्टॉक के सामने लिखेंगे 14,70,000 और डेटर्स का बैलेंस हमने फाइंड किया था? नहीं किया था। तो आइए पहले डेटर्स का बैलेंस फाइंड करके आए, फिर हमारा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट होगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,84,000 plus 31,40,000. This will amount to 35,24,000. 35,24,000 minus 28,42,000, 58,000, 1,02,000 और 37,000। 4,85,000, 4,85,000। हाँ जी, डेटर्स में आके पुट करेंगे। डेटर्स के सामने पुट करेंगे 4,85,000 और इन सब का टोटल चेक करते हैं कितना आ गया। 4,85,000 प्लस 14,70,000 plus 10,000 plus 5,16,000. This will amount to 24,81,000. इसे टोटल कर दीजिए
और यहां पर एक स्टॉक रिजर्व दिखाना बाकी है, तो वो दिखाइए। स्टॉक रिजर्व आएगा 14,70,000 इंटू 1/6, 2,45,000, 2,45,000। और यहां आ जाएगा 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। टोटल चेक करते हैं। 1,80,000 प्लस 22 लाख प्लस 72,000 प्लस 1,17 lakhs प्लस 24,81,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,66 lakhs, 1,66 lakh 33,000, 1,66 lakh 33,000 माइनस 19,74,000, 1,32 lakh माइनस 12,000 माइनस 1 lakh माइनस 6,000 माइनस 2,45,000, 10,96,000, 10,96,000 हमारा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आ रहा है 10,96,000। बताएं बेटे, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 17। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 हो गई। अब हम अपनी दूसरी बुकलेट में से क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, दूसरी वाली बुकलेट मेरे पास पड़ी है और दूसरी बुकलेट में जो असाइनमेंट बुकलेट है उसमें मुझे क्वेश्चन मिल गया है पेज नंबर 94 और असाइनमेंट 94 क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जल्दी से फाइंड आउट करेंगे कि आपको क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे डिजिटल पेन की रिफिल खत्म हो गई है। तो बेटे आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे? आप जब तक अपनी बुक ओपन कर रहे हैं तब तक मैं इसकी रिफिल चेंज कर लेता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो पता भी नहीं चला कि रिफिल खत्म कब हो गई। हाँ जी बेटे, और ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पर चलेंगे। क्वेश्चन इज, Aman Stores has old established branch at Kanpur. Goods are invoiced to branch at 25% profit on cost. Draw up branch account and branch debtors account under debtor system in the books of head office.
ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, ओपनिंग फर्नीचर दिया है, ओपनिंग गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, कैश एंड क्रेडिट सेल्स दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, पेटी एक्सपेंसेस दिए हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, पेटी ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर दिया है, ये नहीं दिखाए जाते, और कैश रेमिटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस दिया है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, लास्ट में दिया है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस है, स्टॉक अकाउंट बनाना नहीं है और ये कहीं आएगा नहीं। हाँ जी बेटे, अगर आपको अपनी अपनी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अदरवाइज अब मुझे इसे हटाना होगा सो दैट आई कैन प्रोसीड विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, हम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम असाइनमेंट बुकलेट। इट इज प्रॉब्लम नंबर 13 फ्रॉम असाइनमेंट बुकलेट। प्रॉब्लम नंबर 13, पेज असाइनमेंट बुकलेट 94। अमन स्टोर हैज ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट कानपुर। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग डलती है इन द बुक्स ऑफ अमन स्टोर्स कानपुर ब्रांच अकाउंट, ईयर एंडिंग दिया हुआ है। हाँ जी, ईयर एंडिंग दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 1999। हाँ जी, कलर बहुत ज्यादा डार्क है इसलिए मैंने चेंज कर दिया ग्रीन। हाँ जी, शुरू करें। अरे बुक आप इधर आ जाओ, कहाँ चले गए? बच्चे कह रहे हैं सर हम तो आगे बढ़ गए। अच्छा, मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, अभी रुको, एक काम कर लेता हूं, एटलीस्ट ब्रांच का डेटर अकाउंट तो बनाना ही चाहिए। स्टॉक की तो बनाने की कोई जरूरत नजर आ नहीं रही, तो इसीलिए हम स्टॉक को भी नहीं बना रहे। थोड़ा सा स्पेस नीचे है तो हम लोग पेटी कैश बना लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स पेटी कैश वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, मांगा तो हमसे है नहीं। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 15,000 और हमारी लोडिंग है 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने कहा चलो साथ साथ हम स्टॉक रिजर्व को भी डाल देते हैं। अब बेटे क्या कहते हो, 15,000 इंटू 1/4 करूं या 1/5? अब उम्मीद करते हैं बेटे आपको ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। सर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डालो, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बाद में डालते हैं। 9,000 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहां भी ले आइए। अच्छा जी, हम क्लोजिंग बैलेंस भी साथ साथ डालते ही चलते हैं। चलिए, जो दिया है डाल देते हैं। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था कितना, 10,000।
डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 9000, हमने डाल दिया। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 1200, फर्नीचर 1200। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस 80,000 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000। इसकी लोडिंग भी डाल दें, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 इंटू 1/6। अच्छा जी, 80,000 इंटू 1/5, सॉरी 16,000। और हमें गिवन है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 500, तो डेटर्स अकाउंट में लिख देते हैं बाय सेल्स रिटर्न 500। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सॉरी मैंने क्या पढ़ लिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो पहले यह लिखते हैं बाय कैश 30,000। और यहां पर आ जाएगा बाय कैश रेमिटेड। कैश रेमिटेड में एक तो आती है कैश सेल और एक आती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है 30,000। कैश सेल्स 50,000, क्रेडिट सेल 30,000 डेटर्स अकाउंट में लाइए, टू क्रेडिट सेल 30,000। अब बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा स्लो, अब तो आप सीख गए हैं, स्लो की क्या बात है। बाय डिस्काउंट। अब क्या होता है, अकाउंट्स में तो बहुत प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, अगर प्रैक्टिस करवाते हुए भी हम स्लो हो जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस 500, पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस 500, और नीचे पेटी कैश का मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया 500। पेटी ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 700, बाय पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 700। कैश रेमिटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, तो टू कैश, ये हेड ऑफिस से आया था, रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस है। इसमें पेटी के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए आया था 600। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, और साथ साथ एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस ने पे किए, कितना 4,000। टोटल आ गया 4,600। अच्छा जी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो बेटे डेटर्स का बैलेंस तो हमें अकाउंट से मिल जाएगा। फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाइए 10%, तो ये हो गया 1080 आफ्टर डेप्रिसिएशन। और पेटी कैश का बैलेंस हमने अकाउंट बना रखा है, वहां से फाइंड कर लेंगे। चलिए बेटे इसको फाइंड करना शुरू करते हैं। ये पेटी कैश में हमें कैश मिला था 600, टोटल हो गया 1100, जिसमें से खर्च किया 700, और हमारे पास बैलेंस बच गया 400। तो पेटी कैश का बैलेंस डाल देंगे 400, और डेटर्स का बैलेंस हमें फाइंड करना होगा। 39,000 ये है, 39,000 में से ये माइनस कर देंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 800 हटा देंगे, तो ये बच गया 8200। ये यहां से बैलेंस निकाला, ये यहां से बैलेंस निकाला, ये 8200। $10,000 प्लस 8200 प्लस 1080 प्लस 400, 19,680। अच्छा, इस स्टॉक की लोडिंग यहां पर दिखा देंगे, टू स्टॉक रिजर्व
10,000 इंटू 1/5, तो लोडिंग आ गई मेरे पास 2,000। 3,000 प्लस 16,000 प्लस ये दोनों मिलाकर हो गई 80,000 और प्लस 19,680, 1,18,680 माइनस 80,000 माइनस 4,600 और माइनस 2,000 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसमें एक फिगर तो हमारे पास रह ही गई। ओपनिंग का टोटल हमने नहीं निकाला। एक मिनट रुकिए बेटे, 1 मिनट। हाँ जी बेटे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने ओपनिंग का टोटल नहीं किया था, ओपनिंग का टोटल करना अभी बाकी है। 15,000 प्लस 9,000 प्लस 1,200 और प्लस 500, 25,700। अच्छा बेटे, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है हमारे से। मिस्टेक कहाँ हो गई है कि हमने स्टॉक डाल दिया है 10,000। चेक करेंगे बेटे, स्टॉक दिया हुआ था कॉस्ट पर, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा पहले। ये अब मैं यहां पर रेड से इसको चेंज करता हूं बेटे, वरना आपको दिक्कत होगी। हो सकता है आप लोगों ने बनाते हुए ठीक किया हो। अब हम आमने सामने बैठे नहीं थे, मुझे ध्यान रहा नहीं और आपने बता सकते नहीं थे, इसीलिए ये 10,000 नहीं होना था, ये इंस्टेड होगा 12,500। ये कैसे आया? तो कॉस्ट में मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो मुझे आईपी मिल गया। हम आईपी पर दिखाते हैं। कॉस्ट था 10,000 और प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, तो ये 2500 जोड़ के 12,500 आएगा। ठीक है, और इसीलिए यहां पर स्टॉक रिजर्व भी कितना आएगा? 2500 आएगा। इसका मतलब ये टोटल हमारा गलत हो गया। 1,18,680 जो पहले था, अब वो 2500 से बढ़ के हो जाएगा 1,18,680 प्लस 2500। दिस विल बिकम 1,21,180। यहां आएगा 1,21,180 माइनस 25,700 माइनस 80,000 माइनस 4,600 और माइनस 2,500। नेट प्रॉफिट आएगा 8,380। अब बेटे ऐसा है, मैं एक आधा क्वेश्चन और भी करना चाहता था, लेकिन दो प्रॉब्लम आ गई हैं, है ना। एक तो मेरा ये नॉटी बेबी आ गया है। इधर आओ, इधर आओ, हेलो करो। हेलो। अपना नाम बताओ सब स्टूडेंट्स को। ये लो, ये नाम बताओ। नमन कपूर। नमन कपूर। अच्छा, ये बताओ कि नमन कपूर इतना नॉटी क्यों है? मंकी जैसा। मंकी जैसा। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, अब ये मुझे पढ़ाने भी नहीं देगा और मेरी आगे क्लास भी है, इसलिए बाय बाय। बाय बाय करो। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बोलो। अच्छा, ये बताओ, सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या आपको काउंटिंग आती है? हाँ। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5। चलो बाय कर दो। बाय।